So continue with third meet so that you get today's homework. और कह लीजिए तो हमारा आज इंटीग्रेशन का बिफोर एप्लीकेशन पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करनी होगी और सेकंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन आज की क्लास के बाद। ठीक है, अब देखो इस बात को समझने के लिए कि मे बी मैनी ऑफ यू कैन हैव ए कंफ्यूजन कि sin x का डेरिवेटिव तो cos x भी दिख रहा है और cos x का डेरिवेटिव sin x भी दिख रहा है, तो क्या दोनों ही लेट करना हमारे लिए हेल्पफुल है या एक ही चीज हेल्प करेगी? तो इसको हम चेक कर लेंगे, देयर इज नो इशू। सबसे बढ़िया तरीका क्या है बेटा, जब भी डाउट कंफ्यूजन आए उसको आप करके देख लो। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले जो यहाँ हेल्प करने वाली चीज है वो हम ट्राई करते हैं। मेथड 1 कि हमने cos x को मान लिया कुछ। देखो z भी मान सकते हो, p भी मान सकते हो, आपको सिलेक्ट करना है, y भी मान सकते हो, योर चॉइस। तो हमने p मान लिया cos x को। p मानने के बाद डिफरेंशिएट करिए। cos x का क्या होता है डिफरेंशिएट? माइनस sin x। अब ध्यान दो, ये बताओ क्या sin x dx क्या यहाँ अवेलेबल है? यस और नो? यस सर। अवेलेबल है तो वो रिप्लेस हो जाएगा ना, तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या बनेगी? माइनस dp। उसकी रिप्लेसमेंट बन गई माइनस dp। मेक इट इक्वेशन 1, मेक इट 2 एंड 3। अब आप खुद ब खुद पहचानना शुरू करोगे कि भाई कौन सी चीज बेनिफिशियल है और कौन सी हमारे लिए नुकसानदायक है। अब मुझे ये बताओ, जब आप इन चीजों को 2 और 3 को जब यहाँ डालोगे तो बताओ आपको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? अगर आप इंटीग्रेशन करने लायक बन जाते हो तो फायदा ही मानोगे ना। चलो देखते हैं। cos x को आपने डाला p, उसके ऊपर स्क्वायर, और sin x dx कितना हो गया? माइनस dp। माइनस dp। ठीक है, तो इस माइनस को तो आप यहाँ भेज दो, p स्क्वायर माइनस 1 dp। अब बताओ आपको लगता है कि ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपसे? यस सर। तो बताओ फायदा हुआ नुकसान? क्या हुआ, जल्दी बोलो। फायदा। तो ये आपका यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो चुका है, और लास्ट में क्या करेंगे फिर? p की रिप्लेसमेंट करनी होगी या नहीं? यस सर। तो ये बना p³/3। p बताओ p को क्या लिखें? व्हाट वाज p वी हैव टेकन? cos x। p को रिप्लेस करेंगे cos x से, जहां जहां पे वो आ रहा है, और ये आपका आंसर हो गया फाइनल। कितने लोगों को बात समझ में आई? तो क्या क्या लगता है, जो sin क्यूब x का हमने जो पहले सीखा था उससे ये इजी है कि नहीं? हाँ बेटा, उससे उससे ये जल्दी होगा। रूपाली बताओ जल्दी। नो सर, वो तो 3 स्टेप में ही हो गया था। कौन सा? sin क्यूब x वाला? यस पर वो सर। 3 स्टेप में इसलिए हुआ था क्योंकि आपको sin क्यूब x का फॉर्मूला पता था, इसलिए ना। अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो फिर पहले फॉर्मूला बनाओगी, तो वो भी हाँ, तो उसको टाइम डिराइव जाएगा। करने के लिए आपने होमवर्क दिया था, वो भी तो टाइम वो जाएगा लंबा ना था आप थोड़ा। में। या तो उस यस फॉर्मूले को सर। याद रखो तो वो आपकी मेमोरी स्पेस लेगा,
तो प्रोसेसर दिमाग का थोड़ा स्लो होगा। तो मेरी कोशिश क्या है, जहां तक फॉर्मूले चीजों को याद रखना अवॉइड हो सके, मैं कोशिश यही करूंगा, ठीक है, ताकि दिमाग थोड़ा सा फ्री माइंड में चले। क्लियर? सो आई विल से कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका बिना फॉर्मूला याद किए अगर इंटीग्रल सॉल्व हो रहा है तो आपको ये प्रेफर करना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? जो एग्री करेगा फायदे में रहेगा। ठीक है, तो एक इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब मुझे ये बताओ, अगर इसकी जगह उल्टा हम मान लेते, अगर साइन एक्स को मानते, तो क्या ये चीज फायदा करती है आपको? आप ये, मैं आपको राय दूंगा कि आप ये खुद करके देखना, तो आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन पी को क्या मानने वाली? साइन एक्स वाली। इन एबव क्वेश्चन, ठीक है, सो वेदर इट विल हेल्प यू और नॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सी है बताइए? 4। ये बताओ, सीकेंड 4x अगर हो, ये हो जाएगा? ये भी सब्स्टिट्यूशन से काफी आपको हेल्प मिलेगी अगर आप इसको ऐसे लिख लें। सर सीकेंड स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर नहीं कर सकते? आपने लेट ज्वाइन किया क्या? यस सर, अभी। एक सेकेंड, आप क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। नथिंग सर, नथिंग। है ना, ये देखो, अगर आप इसको ऐसे लिख के इसकी रिप्लेसमेंट करोगे, और अब मुझे बताओ बेटा, किसको यहाँ लेट करना चाहिए, जल्दी बताओ जिसके दिमाग में आ जाए। 10x को p लेट करना चाहिए। और उसके पीछे हिंट क्या है? क्या 10x का डेरिवेटिव अवेलेबल है यहाँ पे? यस सर। तो कितने लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हेल्प करता है अगर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो? रेज योर हैंड। सो यू गॉट आइडिया। तो आगे आप इसको खुद से ट्राई करेंगे, दिस विल एक्ट एज ए होमवर्क। तो इसके साथ ही समझो कि एक्सरसाइज 5.3 एज ए होमवर्क के लिए जो नॉलेज चाहिए हमें उसे करने के लिए, वो आपको दे दी गई है। ठीक है, तो ये DPP 3 के अंदर मैं एक्सरसाइज 5.3 को डाल दूंगा, इंक्लूड कर दूंगा। नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद before application of integration and geometrical meaning, we are left with the definite integration. याद है 2 टाइप की इंटीग्रेशन बताई थी? डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरी कौन सी थी? इंडेफिनिट। दोनों में डिफरेंस क्या था? सर एक डेफिनेट में लिमिट प्रोवाइड होती है और इंडेफिनेट में नहीं होती। ओके, यानी कहने का मीनिंग ये है सिर्फ लिमिट्स का ही तो फर्क पड़ेगा ना, बाकी जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है वो तो चेंज नहीं होगी, वो तो वही रहेंगे जो पीछे सीखे हमने। बस सर सी नहीं आएगा ना बाकी। हाँ, वो सी नहीं आएगा, पर वो तो चलो, वो तो इजी पार्ट है ना कि सी नहीं डालेंगे हम, पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन तो वही रहेगा। यस सर। So in general I will say
इन जनरल मान लीजिए आपके पास है एफ डैश एक्स dx की इंटीग्रेशन a से b। रिमेंबर अगर मैं लिखता हूं a से b तो इसका मीनिंग है कि ये a से b किसकी वैल्यू है, ये वेरिएबल की है। वेरिएबल कौन है, किसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, कौन है ये x, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमेशा याद रखना लिमिट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन की होती है। अगर इसको x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी लिख दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, ये और ज्यादा डिटेल में डिफाइन हो गया। अदरवाइज सिंपली इसको a से b लिखा जाएगा, अंडरस्टूड है कि ये x की ही लिमिट होगी। और नीचे वाली लिमिट को क्या कहते थे, लोअर लिमिट, ऊपर वाली को अपर लिमिट। ठीक है। अब देखो आगे का प्रोसीजर, अगर आपके पास एफ डैश एक्स यहाँ पे रखा हुआ है तो आप मुझे बताओ इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एफ एक्स होगी। यस सर। क्योंकि एफ डैश एक्स क्या है, डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन क्या होती है, उसका रिवर्स क्या होगा, उसका फंक्शन। तो सेकंड स्टेप में जो लिमिट है उसको साइड पे ले आना है आपने। देखो ध्यान से, x इक्वल टू ए नीचे और x इक्वल टू बी ऊपर। उससे अगले स्टेप में क्या करेंगे सर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यू हैव टू पुट द लिमिट्स। और लिमिट्स कैसे पुट की जाती है, ध्यान दीजिए। पहले अपर को पुट करेंगे, वेरिएबल वाले जहां जहां पे वेरिएबल है वहां अपर पुट होगा, और फिर लोअर पुट होगा, और बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा बेटा माइनस। जैसे पहले हमने पुट की, वेरिएबल कहाँ पे है, ये रहा वेरिएबल। इसके भी एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देखिए ये हमने अपर लिमिट पुट की, ये हमने लोअर पुट की, और ये माइनस हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जब भी लिमिट को ओपन करना है, जब भी लिमिट को पुट करना है, देयर विल बी ए माइनस साइन बिटवीन। ओके, हाँ भी अब इसकी एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं। इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू, डोंट वरी। मेरे पास मान लीजिए एक्स स्क्वायर dx है और लिमिट है 2 से 3। तो पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन। क्या होगी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, x क्यूब अपॉन 3। और दूसरा स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट को आपने साइड पे लिखा। अगला स्टेप क्या है, पुटिंग लिमिट्स। कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब। अब आप बताओ इस सिचुएशन में वेरिएबल कहाँ पे है, x तो इस x की पोजीशन पे आपको किसको पुट करना है, अपर एंड लोअर 3 और लिमिट। 2 को। अपर एंड लोअर लिमिट, तो बताओ क्या आएगा, 19 अपॉन 3। याद रखना इस 3 को चेंज नहीं करना, 3 अपनी जगह 3 है। यू कैन सी 3 अपनी जगह विराजमान है, उसको नहीं छेड़ा हमने। हमने क्या किया, जो ये लोकेशन है ना वेरिएबल की, वहां पर अपर लिमिट एक बारी और लोअर लिमिट। कितनों को बात समझ में आई, ठीक है बेटा। अब क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है, डेफिनेटली सॉल्व हो सकता है। इसका 27, इसका 8, कितना आएगा 19 अपॉन 3। 19। तो फाइनल आंसर क्या बना, तो याद रखिए इसमें कोई कांस्टेंट ऐड अप नहीं करना है, क्योंकि ये फिक्स्ड इंटीग्रेशन है, डिफाइंड इंटीग्रेशन है। इसमें कोई भी डाउट नहीं हमें इसी के बारे में। क्लियर। एक बात और, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये कोई मॉडुलस नहीं है, डोंट कंफ्यूज विद मॉडुलस। ये सिंपल एक ब्रैकेट है। ओके, अगर यहाँ सपोज अंदर -19 बनता तो इसका आंसर क्या मानते हैं हम, -19/3। ओके, चलो तो इजी लगा ये।
डेफिनेट इंटीग्रेशन मुश्किल तो नहीं है, मेन काम तो क्या था, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए ना। डेफिनेट में Yes, तो बस sir. लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। चलो ये बताओ इसका बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा, अभी अपने आप ट्राई करो, टेल मी द फाइनल आंसर। सर 1। करते चेक, और किसी का आया? चलिए देखिए, साइन Sir, थीटा की 0. साइन थीटा की इंटीग्रेशन सीधा आपको मालूम है क्या आएगी, माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 0 से पाई। फिर याद रखिए माइनस भी एक कांस्टेंट ही ट्रीट होता है, उसको बाहर निकाल लो, याद रखना माइनस को बाहर निकाल लो क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। अब बचा कॉस थीटा, अब लगाओ लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बताओ कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई -1, कॉस 0 1, कितना आया? हाँ भी किसी का ठीक 2. नहीं हुआ, सभी रॉन्ग हो गए, सभी चक्कर में आ गए। सर वो साइंस में थोड़ा मेरा हो गया था इसलिए, तो वो देखो माइनस को मैंने निकाला नहीं इसलिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि माइनस को कांस्टेंट ट्रीट करना है, कांस्टेंट को ले आओ बाहर तो कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। उसको माइनस निकाल के फिर यहाँ लगाओ अंदर, अदरवाइज यू गेट कंफ्यूज, ठीक है। अच्छा हालांकि चलो, अच्छा एक बार मान लो अगर हम इसको ऐसे मान के करते तो आपको क्या लगता है कि आपने, एक सेकेंड रूपाली, आपने तो कोशिश यही की होगी ना कि एक बार यहाँ सर वो पाई प्रोसेस डाल आएगा दिया, ना। एक बार आपने पाई डाल दिया फिर क्या डाला उसको, 0 डाल दिया, ठीक है। तो आपका आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कॉस पाई यस होता सर. है -1 और कॉस 0 होता है 1, सो इट बिकम्स 1, इट बिकम्स 1, आंसर आया 2। देखो रूपाली कहाँ गलती कहीं की है, मैंने साइन गलत लगाया होगा, तो मेरे तो हिसाब एक से माइनस मेरे प्लस हिसाब किया से होगा. ज्यादा ज्यादा इजी कौन सा है, माइनस को बाहर निकाल लेना या माइनस को अंदर लेके जाके करना? बाहर बाहर निकाल। निकाल लेना. बाहर निकाल लेना, ठीक है। तो आपको एक्चुअल में ज्यादा टेकन केयर करना होगा अगर आप माइनस को साथ में रखोगे, ठीक है। अगर टेकन केयर पूरी की तो अभी भी आंसर मैच ही करेगा, ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा, बट इतना टेकन केयर ना करने की जगह माइनस बाहर निकाल के सेफली आंसर ले आओ, ठीक है, क्लियर। चलिए ये छोटी छोटी देखो बारीकियां आप सीख रहे हो, तो कुल मिला के क्या समझ में आया, सारा खेल किस चीज का है, इंटीग्रेशन में। अगर आपको इंटीग्रेशन करनी आती है तो क्या उस बच्चे से डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगी? यस सर. हाँ। ऑब्वियसली सर। अब ये लास्ट क्वेश्चन इसमें से ले रहा हूं, उसके बाद आपको डीपीपी होमवर्क मिलेगा, डीपीपी नंबर 3। द लास्ट क्वेश्चन इज वी हैव 4x³ 3x² 2x + 5 dx और इसमें लिमिट है 0 से 1। पहले तो बताओ किनको लगता है उनसे ये हो जाएगा? तो सबसे पहले इंटीग्रेट करना है, पहला टास्क। तो आप देखिए इसको, पहले इसके स्टेप्स हम लिखते हैं। 4 बाहर, 0 से 1, x³ dx, 3 बाहर, 0 से 1, x² dx, 2 बाहर, x dx और 5 बाहर, dx 0 से 1। बोलो किसको यहाँ तक समझ में आया? 6. किसको यहाँ तक समझ में आया?
सभी को। उसके बाद इंडिविजुअल करते चले जाओ। क्या आएगा? x4/4 0 से 1, x3/3 0 से 1, x2/2 0 से 1, x 0 से 1। वैदिता आया बेटा समझ में? यस सर। हाँ, अब 4 को हटाओ, यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नाउ सी, आप इसको देखिए कितना आएगा ये। दिस इज 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 5 1 माइनस 0, 1 minus 0 is 1, again 1, again 1, but this is 5, कैंसिल। कितना आया रूपाली? यही आ रहा था। यस सर। तो फाइनली ये मान लीजिए कि लगभग आपको इंटीग्रेशन आ चुकी है। कैसी लग रही? इजी? यस सर, डेरिवेटिव से तो इजी है। डेरिवेटिव से इजी है? डेरिवेटिव ज्यादा इजी था सर, डेरिवेटिव ज्यादा इजी था, इसमें तो ट्रिकी टाइप है सर थोड़ा। हाँ, इसमें ट्रिक है, इसमें ट्रिक है। मुझे उससे ज्यादा इजी लगी। अच्छा चलो चलो, बाकी अपना अपना ज्यादा मजे हैं, थोड़ा अपना बोरिंग सा ओपिनियन हो सकता है। चलो एक और मैं कराता हूँ। अच्छा, फिजिक्स में आपको ना, डेरिवेटिव फिजिक्स में आपको लगभग इस टाइप से चीजें आपको मिलेंगी। जैसे ये कुछ आ गया फिजिक्स में, मान लीजिए आपको ये इंटीग्रेट करना है। अब ये फिजिक्स में ये आ गया, Gmm/x²। कौन सा लॉ है ये? ग्रेविटेशन लॉ। ग्रेविटेशन लॉ की फोर्स वाली फॉर्म है ये, ठीक है। अब अगर मान लो इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या हम कर पाएंगे? ये बताओ। यस यस सर, सर। सीधा सीधा सर, बिल्कुल। एग्जाम्पल फ्रॉम फिजिक्स। तो ऐसा है, एक तो हमें ना इंटीग्रेट करते हुए ये पता होना चाहिए क्लियरली कि कौन सी चीजें कांस्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपको या तो पता होंगी या आपको बताई जाएंगी, दो ही चीजें हैं। तो जब तक आपने चैप्टर ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है और ये इंटीग्रेशन सामने आ गई तो ये बताना फर्ज बनता है क्वेश्चन मेकर का कि कौन सी चीजें कांस्टेंट है। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर कांस्टेंट्स। क्लियर? तो अगर ये कांस्टेंट है तो अब बताओ पहला स्टेप क्या था इंटीग्रेशन का? सर कांस्टेंट्स को बाहर कर देंगे सर। कांस्टेंट बाहर। अब बताओ, अब फिर जब कांस्टेंट बाहर ही हो गए तो ये कितनी आसान हो गई ये इंटीग्रेशन? इज एनीथिंग डिफिकल्ट इन दिस? नो सर। तो अगर आपको ये चीजें आसान लग रही है तो भाई फिजिक्स को आप फोड़ने वाले हो, धमाका करने वाले हो। बस इसी जोश और लगन के साथ पढ़ते रहो। सर Gmm/r। ठीक है, ये माइनस देखो बाहर निकाल लिया और ये क्या बचेगा? x-1। अब ये बताओ, अब इससे अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सर लिमिट्स पुट कर देंगे। अपर माइनस लोअर। यस सर। वेरिएबल वाली पोजीशन नीचे है तो याद रखना पोजीशन नहीं बदलेगी। देखो 1 को मैंने एज इट इज रिपीट किया और x की पोजीशन पे, वेरिएबल की पोजीशन पे किसको पुट किया? अपर लिमिट। और ये बीच में माइनस मैंने कहा था ना फिक्स रहेगा। जब भी अपर माइनस लोअर करोगे तो माइनस बीच में फिक्स ही आएगा। अब बताइए क्या ये आता है हमें सॉल्व करना? यस सर। क्या होता है 1/∞? 0। 0। यस। तो बेटा फिर क्या है आंसर फाइनल? -Gmm/r।
तो बताओ कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे फिजिक्स के? Yes, यस sir. सर। वेरी इजीली कर पाएंगे हम सर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन करते करते, एक और लास्ट क्वेश्चन मेरे ध्यान में आ गया। एग्जाम्पल नंबर बताओ कौन सी है? क्या लगता है ये आपसे हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. कौन सा मेथड लगाओगे? Substitution. सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। वेरी गुड। अच्छा किसको सब्स्टिट्यूट करोगे? So, one plus वन x प्लस square. 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को p मान लोगे यस सर। और आप चेक Yes, करो yes, sir. क्या क्या उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है ऊपर? यस सर। तो डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो भाई बहुत अच्छे। तो इसके साथ ही समझिए कि हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी काम हो चुका है कंप्लीट। नाउ यू एबल टू डू क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 5.4। ये भी डीपीपी में एज ए होमवर्क डालने वाला हूँ मैं। और अब हमारा इंटीग्रेशन में क्या लेफ्ट है वो बता दूं एक बार। लेफ्ट टॉपिक्स इन इंटीग्रेशन ऑब्लिक इंटीग्रल्स। अभी बताया था मैंने क्या क्या बचा है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। एनीवन रिमेम्बर? मैंने बताया भी था एक बार। Yes, sir. यस सर। क्या था? Area under curve. एरिया अंडर कर्व। वेरी गुड, एरिया अंडर कर्व। और आपका बचा है एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन को आप कैसे रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें तो मजा ही आने वाला है आपको। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बस इसके बाद इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। सो वेरी वेल एक्सपेक्टेड। आज कितनी डेट है? 24 है। दिन कौन सा है आज? वेडनेसडे। सो आपका इंटीग्रल का टेस्ट कब होना चाहिए? मंडे। वी हैव थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो 3 दिन है हमारे पास। आराम से मेरे ख्याल से हम पूरा कर पाएंगे। डेफिनेटली हमें पूरा करना भी चाहिए। सो you should start preparing your Monday test, your integrals। तो कर दे अनाउंस, टेस्ट नंबर कौन सा है? अभी तक 5। कितने टेस्ट दे दिए? 4 दे दिए, 5 दे दिए? 4 दे दिए, ये 5th। ये 5th होगा। सो टेस्ट 5 इंटीग्रल्स, कंप्लीट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो मजा आएगा भाई इस टेस्ट में। कौन क्या धमाका करने वाला है? तो इसकी तैयारी शुरू कर देना। जितना एप्लीकेशन सिखाया है इसमें ट्रिक लगते हैं इंटीग्रेशन में, तो हर एक चीज को अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, एक्सरसाइज जो आज होमवर्क दूंगा वो पूरी करो, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को इंटीग्रल के लिए। ओके, और इसकी डेट क्या बनेगी मंडे को? मंडे को डेट बताओ। 29। 29। 29 जून, और दिन पड़ेगा मंडे। सो यू आर गेटिंग संडे ऑल्सो टू प्रिपेयर। बाकी तैयारी आपको अगर अच्छा स्कोर करना है, रैंक करना है स्कोर, तो आपको तैयारी में आज से ही जुटना होगा।
हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है, ओके ओके ओके। बाकी देखो, एक शेड्यूल मैं आपको और बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, कि इसको करने में मैथमेटिकल स्किल्स को 10th के बच्चे को सिखाने में एक बार समय जरूर लगता है, पर अगर आपने एक बार इसमें अपनी पकड़ बना ली तो आपकी स्पीड खुद ब खुद इतनी ज्यादा हो जाएगी आगे जाके, ऑटोमेटिकली आपकी ज्यादा होगी तो मेरी भी ज्यादा हो जाएगी आपको सिखाने की स्पीड। यू ऑटोमेटिकली, अगर कुछ लोग आपसे अगर 2 चैप्टर आगे भी हैं तो आप उन्हें जाके कवर अप कर लोगे इन द कमिंग टाइम, ठीक है? और हो सकता है बाई चांस आगे भी निकल सकते हो, क्योंकि ऐसा पिछले साल हुआ था, ठीक है, कि हम आगे ही निकल गए थे लास्ट में। आ रही बात समझ में? तो एक एक्सपेक्टेड गेस मैं बता रहा हूं आपको। अभी क्या चल रहा है, ये जून, 29 जून तक आपका टेस्ट जा रहा है, नेक्स्ट डे टेस्ट रिजल्ट होगा 30 जून लगभग। फिर आपको उसमें बाकी रह जाएगा यूनिट, डायमेंशन और एरर। बेटा ये भी चीजें आप रखो कि ये भी टूल का ही हिस्सा है, ये भी एज ए टूल ही काम करेंगे कि आपको यूनिट्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको डायमेंशन की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एरर की नॉलेज होनी चाहिए। और टूल का और कौन काम करने वाला है? एक चीज और, वेक्टर्स, ठीक है? These are also the part of tool। जैसे ही ये आपके कंप्लीट हुए उसके बाद आप फुल्ली प्रिपेयर हो टू डील विद एनी फिजिक्स टॉपिक, एनी फिजिक्स टॉपिक। क्लियर? सो माय एक्सपेक्टेशन कि लगभग यूनिट, डायमेंशन, एरर और वेक्टर मिला के 15 डेज तो जाएगा, ये चल जाएगा। ये कौन सा? जुलाई का। क्लियर? नेक्स्ट 15 डेज हमारा जाना चाहिए 1D और 2D को लेके, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। ये कहते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। क्लियर? ये होने के बाद यानी कि ये आपका खत्म हो गया जुलाई, जुलाई तक आप यहां तक आपने कर लिया 1D 2D। जुलाई के बाद अगस्त 2 वीक लगेंगे NLM को, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन फिजिक्स का। 1 वीक लगेगा वर्क पावर एनर्जी को। फिर 2 वीक लगेंगे रोटेशनल मोशन को, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन, रोटेशनल मोशन या रोटेशनल मैकेनिक्स। 2 वीक लगेंगे। तो बताओ, और 1 वीक लगेगा नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन को। तो कहां तक पहुंच गए बेटा? कितना समय हो जाएगा? जुलाई और ये 3 वीक हो गए अगस्त के, अगस्त नवंबर के फर्स्ट वीक तक यहाँ पहुंच गए आप। नहीं सॉरी, अगस्त के बाद सितंबर के फर्स्ट वीक तक आप यहाँ पहुंच गए, और एक और वीक लगा के सेकेंड वीक सितंबर तक आपकी पहली बुक खत्म हो जाएगी एक्सपेक्टेड। ठीक है, सेकेंड बुक सितंबर में खत्म हो गई तो चैप्टर 9 को 1 वीक दे दीजिए, और चैप्टर 10 को 2 वीक लगेंगे। तो तीसरा से ये चला गया, उसके बाद अक्टूबर के पहले वीक तक आ गए आप। ठीक है सर। सर वैसे जो IIT का सिलेबस है NCERT के बाहर का तो नहीं है ना? मतलब जो टॉपिक्स NCERT में वही है ना IIT के सिलेबस में? अगर आप IIT सिलेबस का को देखोगे ना तो आपको वो छोटा सा सिलेबस लगेगा, पर वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है अपने आप में अंदर। ये सर मैं वही कह रहा हूँ, मतलब कि टॉपिक्स हैं जो आया है वो तो मतलब CBSE वाली है ना सर? दो चार टॉपिक का फर्क है, 2-4 टॉपिक का ही फर्क है। कोई 2-4 टॉपिक CBSE में हैं, वो उसमें नहीं है,
और कोई आईआईटी में है और सीबीएसई में नहीं है, ऐसा है हिसाब किताब। ठीक है, ओके सर। तो वो आपको बताएंगे कौन सी चीज सीबीएसई में नहीं है और कौन सी है, वो सब बताएंगे। तो आप देखो ये गैस कि ये एक में मतलब इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये एक्सपेक्टेड गैस है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। 11-12 छोटे टॉपिक हैं, 12 को 1 वीक तो लगेगा। ठीक है, ये कम से कम 4 दिन, और 13 भी लगा लो, 3 से 4 दिन, तो 1 वीक ये लगा लो। कितने हो गए? दूसरा वीक, तीसरा वीक, अक्टूबर के 3 वीक चले गए, तो लगभग 14 और 15। बीच में दिवाली भी आएगी, उसमें छुट्टी करेंगे हम 10 डेज। तो अक्टूबर, नवंबर, समझो नवंबर निकल गया, फिर बचे 2 चैप्टर। आप रखिए लगभग जन और फेब के फर्स्ट वीक तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और इतना ही सिलेबस सभी का खत्म होता है जो वाकई में तैयारी करते हैं। आ रही बात समझ में? बोलो बेटा, आई बात समझ में? यस सर। हाँ, यस सर। जो भी ढंग से तैयारी करेगा उसका फेब में ही जाके सिलेबस खत्म होता है। उससे पहले तो खत्म करने का मीनिंग है कि आप कहीं ना कहीं कमी छोड़ देंगे उसके अंदर। ठीक है, तो फेब या कह लो हद से हद सेकेंड वीक ऑफ फेब भी जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑल्सो। तो ये एक्सपेक्टेड ग्राफ रहेगा हमारे चैप्टर्स का, इसको एक बार नोट करके रख लेना। ठीक है, ओके। बट दिस आई एम श्योर कि 11th में बच्चे 90% का 11th वीक रह जाता है, एंड यू विल सरप्राइज कि आप सभी जो अच्छे से क्लासेस लगाओगे, सीरियसली टेस्ट दोगे, हर क्लास को समझोगे, उनका सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं सुपर स्ट्रॉन्ग होगा 11th। और 11th सुपर स्ट्रॉन्ग होने का मीनिंग है कि कोई मतलब ही नहीं है कि आपकी 12th वीक हो जाए। आ रही बात समझ में? यस सर। हाँ, और एक चीज मैंने आपसे और कही थी कि अगर आप वाकई में कंपटीशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में तो करने से होगा नहीं, बाकी 2 सब्जेक्ट का भी तो ख्याल आपको रखना पड़ेगा। यस सर। सो उसके रिगार्डिंग कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, इफ यू आर ट्राइंग फॉर आईआईटी जेई, इफ यू आर ट्राइंग फॉर जेई मेन, और अगर मेडिकल सेक्शन है तो यू आर ट्राइंग फॉर नीट, तो उसके अंदर आप बाकी सब्जेक्ट्स का के बारे में क्या सोचते हैं, वो आप अपनी राय, उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या आइडिया है आपके पास, वो अपनी राय मुझे, मैंने कहा था पर्सनली मुझे मैसेज करने के लिए। तो वो अगर आपको नहीं वो बात कल समझ में आई थी तो आज मैंने इसलिए ओरल बता दी है, ताकि मुझे आइडिया हो कि ये बच्चा बाकी सब्जेक्ट को ऐसे प्रिपेयर करेगा। अदरवाइज तो मेरे मेहनत करने का फायदा नहीं ना एक सब्जेक्ट में। आई बात समझ में कि नहीं? यस सर। हाँ, और मैंने ये भी कहा था अगर किसी का आइडिया नहीं अपना काम करेगा, देन एज ए लास्ट ऑप्शन आई विल सजेस्ट यू समथिंग, ये भी मैंने कहा था। तो अपने विचार रखें, मुझे पर्सनली मैसेज करें। ओके बेटा।